Hello friends, welcome to Easy as Pie, the Hindu analysis. Today the date is 24 June, so let's get started. And before starting, let me tell you one thing. सी मैंने लास्ट ईयर आपको मेंस में भी अपने पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से 22 क्वेश्चंस ऐसे दिखाए जो हम लोग आसानी से कर पा रहे थे। ठीक है, मैंने आपको प्रीलिम्स में दिखाया दैट हम लोग ने करंट अफेयर में से कितना हिट किया, न्यूज़पेपर का रेलेवेंस क्या रहा, और उसके बाद हम किस तरीके से 63 क्वेश्चंस तक विथ ठीक ठाक प्रिपरेशन पहुंच सकते थे। ओके, और ये न्यूज़ एनालिसिस में आपको जो करवाता हूँ उसमें मुझे 5 घंटे तक करीब लग जाते हैं इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करने में। एंड जिस तरीके का आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स है, हार्डली 2 या 3 बच्चे इसको बस रेगुलर देख रहे हैं और कुछ नहीं। ओके, सो लेट मी बी क्लियर विद दिस, मे बी टीचिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी और आई एम नॉट गुड फॉर टीचिंग, बट मैं इस तरीके से कंटिन्यू नहीं करूँगा। ओके, या तो आपको देखना है तो आप रेगुलर देखिए, अदरवाइज इस मंथ के एंड तक आई विल टोटली एंड दिस इज़ अ sheer insult that I am devoting since morning. I used to devote so much time, and this is your response, this is your attitude. So sorry, I can't continue with that. Okay, I will just go on with the by end of this month. After that it depends, because ये जो आप 2-3 घंटे के वॉच आवर्स आ रहे हैं इसका कोई सेंस नहीं बनता यार। बिकॉज मेरा कभी टीचिंग में ये नहीं रहा कि बस कुछ भी करते रहो, अपना नाम बनना चाहिए, बस कुछ भी पढ़ाते जाओ, छोटी छोटी न्यूज़ को स्ट्रेच किए जाओ। मैं सिर्फ आपको उतना ही बताता हूँ जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। जी, जो भी मैंने आपको पढ़ाया पॉइंट टू पॉइंट, कम से कम एफर्ट में हम लोग बेटर तैयारी कर सकें। बट उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से 2-3 बच्चे बस देख रहे हैं, बाकी सब मैं 2-3 बच्चों के लिए 5-6 घंटे नहीं वेस्ट कर सकता यार। मैं अपने दूसरे वक्त पे फोकस कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। Okay, so most of the time I used to avoid this, but sometimes it really feel insulting. So maybe 4-5 days more and I'm not going to continue this like, अगर वो इस तरीके से जा रहा है तो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने आप लोगों के न्यूज़ एनालिसिस को प्रायोरिटी देते हुए कि जो बच्चे 26 के हैं, 27 के हैं, इनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, और मेंस के वीडियोस मैं अभी नहीं बना रहा हूँ इसलिए। ओके, अदरवाइज़ जितनी देर मैं न्यूज़ में टाइम देता हूँ उतने में मैं वहाँ 3-4 टॉपिक्स मेंस के बच्चों को तैयार करवा सकता हूँ, बट वहाँ बच्चे बहुत लिमिटेड होंगे। बट आप लोग ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग सिर्फ ये सोचते हो कि ठीक है हमें अगर अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो लेट्स कीप इट आवर सेल्फ, कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने की वीडियोस, कोई ज़रूरत नहीं है माउथ पब्लिसिटी की, तो फिर आप लोग 2-3 बच्चों के लिए मुझसे नहीं हो पाएगा यार। ओके, एनीवे, इस न्यूज़ को मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुकी है जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही सीज़ फायर अनाउंस कर दिया गया है। ओके, यूएस के मीडिएशन में, और अगेन ट्रम्प वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसको अनाउंस किया दैट दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया है सीज़ फायर को, एंड पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है ट्रम्प का नाम, ये तो आपको पता ही होगा। लेट्स सी उनको मिलता है कि नहीं। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया, यहाँ पे रुकवाया, इनफैक्ट कॉन्गो में भी जो लड़ाई चल रही है उसमें भी ट्रम्प का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, तो मे बी शायद नोबेल प्राइज़ मिल भी जाए इनको। बट फ़िलहाल के लिए यहाँ पर, बट एक चीज़ जितना हम इसराइल को समझते हैं, इसराइल इस सीज़ फायर को होने नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन से बना लिया तो वो बनाएगा सिर्फ इसराइल के लिए। तो इसराइल कहीं ना कहीं आपको दोबारा से दिखेगा इस सीज़ फायर का वायलेशन करते हुए, अब चाहे वो डायरेक्टली ईरान को हिट करे या किसी भी तरीके से, बट इट वुड लाइक दैट दिस वॉर शुड गो ऑन, स्पेशली नेतन्याहू, क्योंकि ये जो उन्होंने गाज़ा पे भी अटैक शुरू किया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू था उनकी अपनी कुर्सी बचाने का। ओके, तो यहाँ पे सीज़ फायर हुआ ज़रूर है, बट इसराइल उसको कितना फॉलो करेगा कितना नहीं ये देखना होगा, और ये पूरा इशू मैं आपको आज ही इस डिस्कशन में आगे समझाऊंगा अभी एडिटोरियल पेज पे। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे काम का कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा है क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने की, लेकिन मार्केट में जितने भी सीड्स हैं आजकल दे आर विथ केमिकल्स, इनपुट्स, हेल्थ रिस्क एंड हाई कॉस्ट एज वेल। ओके, एंड मोस्टली स्टेराइल टाइप के सीड्स आते हैं जिनको बस आप एक बार ग्रो कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा परचेज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को हमेशा ये रहता है कि हम अपने इंडिजिनस टाइप के जो सीड्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखें, और उसी के लिए बनाया जाता है बीज उत्सव। ओके, आपका राजस्थान, एमपी, गुजरात जो 3 स्टेट्स हैं, राजस्थान, एमपी एंड गुजरात, ठीक है, इन तीनों में मनाया जाता है ये बीज उत्सव। ये फोकस करता है इंडिजिनस सीड्स वैरायटी को प्रिजर्व करने पर। हमारे पास 2 अच्छे एडिटोरियल्स हैं आज, हम उनकी बात करेंगे।
सी ये प्रॉब्लम यहाँ है कि जब एक्टर टाइप के लोग भी कोकेन और गांजा इस टाइप की चीज़ों को लेते हुए दिखते हैं ना, अब जैसे ही अरेस्ट हुए हैं, तो इसलिए ड्रग का कल्चर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड रियल लाइफ में भी हमने देखा है कि अगर आप किसी को बोलते हो नो नो दिस गांजा इज़ नॉट गुड, दे काइंड ऑफ कि नो इट हेल्प कीप अस स्लिम, इस टाइप की जो मिसकंसेप्शन है दिमाग में, बट वो आपको स्लिम तो कर देगा मगर दिमाग ले जाएगा आपका पूरा। ओके यहाँ पर दो अच्छे आर्टिकल्स हैं, एक है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो यहाँ से मैं आपको कहूँगा कि आप इस कंक्लूजन को जरूर अपने फैक्ट बुक में नोट कर लें, दैट इफ़ देयर इज़ वन लेसन टू बी लर्न फ्रॉम लास्ट 2 डेकेड्स ऑफ मिडिल ईस्ट पॉलिसी, चाहे इराक की हो लिबिया की हो, इट इज़ दिस: वॉर्स आर ईजी टू स्टार्ट बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एंड। ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कंक्लूजन आप रेडी रखें, ये जो वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग। बाकी ये पूरा इशू मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ठीक से। देखिए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, एज़ लो एज़ 80 मीटर्स। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ज़मीन के ही नीचे हैं, ऊपर पूरा का पूरा अच्छे से कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया है। तो ऐसे बॉम्ब्स को यूज़ करना जो इस कॉन्क्रीट को 80 मीटर तक पेनिट्रेट कर दें, ये बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे बॉम्ब सिर्फ यूएसए के पास हैं, इवन इजराइल के पास भी नहीं है। और मैंने आपको कल जो फोटो दिखाई थी उसमें दिखाया भी था कि सिर्फ छोटे से क्रेटर्स बन पाए से उस पर। यूएस ने इतने भारी बॉम्ब्स गिराए, उसके बाद भी सिर्फ जैसे छोटे छोटे से गड्ढे बने, दैट्स इट, हिट नहीं कर पाए ज़्यादा अच्छे से। सो ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ लार्ज एंड टफ, नॉट स्टॉप्ड बाय फ्यू एयर स्ट्राइक, ओनली लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी कैन वर्क। ओके, सॉल्यूशन सिर्फ यही है, लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी। इसलिए 2018 में जब ट्रंप ने उस डील से बाहर निकले थे, तभी मैंने आपसे कहा था ये ठीक नहीं है, इससे यहाँ से सिर्फ गलती हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी वॉज द ओनली सॉल्यूशन टू स्टॉप दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको अभी तक जितनी डेवलपमेंट्स हुई है पूरी एक ही बार में बता दूंगा। ध्यान से सुनिए, आराम से पेन साइड में रख दीजिए, कुछ नोट नहीं करना है, पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डिज़ाइन फॉर अटैक रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि ईरान को पता नहीं था कि इजराइल यूएसए इस पर अटैक करेंगे, ठीक है, तो इसलिए उसने जानबूझकर इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। जो एनरिचमेंट साइट है उसकी, फोर्दो एंड नतान्स, दे आर डीप अंडरग्राउंड, एज डीप एज 80 to 100 मीटर अंडर ए माउंटेन नियर कॉम। ओके, और इनको प्रोटेक्ट, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अर्थ सरफेस में आपको पेनिट्रेट करना, अर्थ सरफेस में पेनिट्रेट करना हो तो 80 मीटर तक फिर भी कर सकते हो, बट अगर आपने इनको कॉन्क्रीट स्टील से कवर कर दिया ऊपर से डोम टाइप बना के, तो फिर इसको पेनिट्रेट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये जो फैसिलिटीज़ बनाई गई है उनको हार्ड बनाया गया है, क्योंकि गोल यही था टू रेजिस्ट द एयर स्ट्राइक, जो उनको पूरी उम्मीद थी कि ये होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं ध्यान में रखते हुए कि अगर एयर अटैक होता है तो उसको हम रोक पाएंगे या नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, ये जो कन्वेंशनल वेपन हैं उनकी लिमिटेशन बीच में आ जाती है, बिकॉज दीज स्टैंडर्ड बॉम्ब्स और मिसाइल दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय दीज अंडरग्राउंड बंकर्स। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स की, वो भी विद एक्सट्रीम पेनिट्रेशन, वही डैमेज कर पाएगा सिर्फ इन फैसिलिटीज़ को जो यूएस के B-2 बॉम्बर्स ने यूज़ किया, लेकिन उसके बाद भी वो उतना डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाए। ओके, तो कन्वेंशनल बॉम्ब से तो कुछ होने से रहा। थर्ड इज यूएस के बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटीज़। तो अब यहाँ पर देखिए आप, दिस GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP इज़ ए 30,000 पाउंड्स बॉम्ब, और इसने पेनिट्रेट किया, लेकिन ये भी पेनिट्रेट कर पाया सिर्फ 60 मीटर तक। ओके, अर्थ में सिर्फ 60 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है, और अगर आपने ऊपर से कंक्रीट वगैरह से कवर कर दिया है सरफेस को तो सिर्फ 18 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाएगा। तो यूएसए ने भी यहाँ पर जो MOPs यूज़ किए हैं वो भी उस लेवल तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए। ओके, और दूसरा कि इसको अगर पेनिट्रेट करना है तो सिर्फ बॉम्ब अकेला काम नहीं आएगा, जो बॉम्बर इसको गिरा रहे हैं वो भी उतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर यूएस ने B-2 बॉम्बर्स का यूज़ किया, दे वर डिलीवर्ड बाय B-2 बॉम्बर्स, और ये सिर्फ यूएस के पास ही है, ये किसी और कंट्री के पास नहीं, जो मैंने आपको दिखाया था ना फाल्कन के शेप के। ओके, तो यहाँ पर यूएस भी अगर इसको ठीक से नहीं कर पाया तो फिर इजराइल तो क्या ही कर पाएगा। इजराइल सिर्फ सिविलियन एरियाज पे अटैक कर पाएगा, डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर अटैक कर पाएगा, बट ये जो 3 साइट्स हैं न्यूक्लियर की, इनको पेनिट्रेट करना आसान नहीं है। इजराइल की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इट डज़ नॉट हैव GBU-57 और दी बॉम्बर्स, ना तो उसके पास B-2 बॉम्बर्स हैं जो इस स्ट्राइक को कैरी कर सकते हैं, और ना ही उसके पास ये GBU-57 MOP बॉम्ब्स हैं जो स्ट्राइक कर पाएंगे यहाँ पे।
उसने यूज़ किया था GBU-28 बॉम्ब्स विच आर केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग जस्ट 5-6 मीटर ऑफ कॉन्क्रीट, और अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो जस्ट 30 मीटर, जबकि साइट्स लोकेटेड हैं 80 मीटर बीनीथ। तो इजरायली स्ट्राइक का तो वैसे भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा। ओके, इट कैन डैमेज बट नॉट फुली डिस्ट्रॉय द हाईली फोर्टिफाइड साइट्स लाइक फोर्डो विदाउट यूएस हेल्प। इसीलिए यहाँ पर इसराइल कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहा था कि यूएसए शुड ज्वाइन द वॉर, क्योंकि इन साइट्स को पेनिट्रेट करने के वेपन्स इसराइल के पास नहीं हैं। नेक्स्ट इज रीबिल्डिंग पोटेंशियल। अगर आप थोड़ा बहुत डैमेज कर भी गए इन साइट्स को, जैसा कि यूएस ने किया है, तो वो इसको रीबिल्ड कर सकता है क्विकली, बिकॉज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज मैच्योर, इट इज़ वेल स्प्रेड आउट, इट इज़ डुप्लीकेटेड एंड हैवीली फोर्टिफाइड, एंड इजरायली स्ट्राइक्स आर लाइकली टू फेल्ड टू डिस्ट्रॉय ईरान्स नियर बॉम्ब ग्रेड न्यूक्लियर फ्यूल स्टोर। इजरायली स्ट्राइक से तो इसमें कुछ नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा है। ओवरऑल अगर हम कहें तो इजराइल्स यूनिलैटरल स्ट्राइक वुड लाइकली ओनली डिले ईरानियन प्रोग्राम टेम्परेली, बट इट कैन नॉट डिसमेंटल इट। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज़ से निकलेगा, वो है डिप्लोमेसी से। ओके, अब यहाँ पर जो ईरान की जो साइट्स हैं, फोर्दो फैसिलिटी, नतांज फैसिलिटी, इसराइल की कैपेबिलिटी और यूएस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इनका एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। फोर्दो फैसिलिटी है 80 to 100 मीटर अंडरग्राउंड, ओके, और नतांज फैसिलिटी और भी ज़्यादा अंडरग्राउंड है, इवन 80 मीटर से भी ज़्यादा। तो इसराइल के पास जितनी पावर है वो सिर्फ इसको डैमेज कर सकता है, फुली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यूएस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इट कैन टारगेट द डीप अंडरग्राउंड साइट्स विद एमओपी, ओके, और उसने किया यहाँ पर, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाया डैमेज जितना उम्मीद थी। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है कंक्रीट और रॉक्स वगैरह से, यहाँ भी इन्होंने कंक्रीट वगैरह यूज़ कर रखा है, और यहाँ पर ये जो GBU-28 बॉम्ब इन्होंने यूज़ किए वो पेनिट्रेट कर पाया इसराइल वाला सिर्फ 5 to 6 मीटर्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यूएस ने जो यूज़ किया GBU-57 मॉब, वो पेनिट्रेट कर पाया हार्डली 18 मीटर। ओके, तो ये साइट्स बहुत ही प्रोटेक्ट हैं। इसराइल ने यूज़ किए थे F-35I स्टेल्थ फाइटर्स, जबकि यूएस ने यूज़ किए थे B-2 बॉम्बर्स, जिन्हें B-52 बॉम्बर्स भी कहा जाता है। ओके, तो अगर फोर्दो फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करनी है तो वो बहुत मुश्किल है कि इसराइल खुद से कर पाए विदाउट यूएस हेल्प। सिमिलरली नतांज फैसिलिटी भी, इट इज़ डिफिकल्ट बट इवन स्टिल मोर वल्नरेबल। ओके, एंड देन इसराइल, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे कॉन्क्रीट उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है जितना फोर्दो फैसिलिटी में हुआ है। ओके, और रीबिल्डिंग पोटेंशियल कहें तो दोनों उसने बहुत अच्छे से सिक्योर की हुई है। ये पॉसिबल नहीं है कि इसराइल या इवन यूएसए स्ट्राइक इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर पाएंगे। चलो, अब हम आते हैं मेन इश्यूज़ पर जो आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। अभी तक हमने जो जाना वो सिर्फ समझने के लिए था इशू, कि आखिर क्यों ईरान का प्रोग्राम आप वेपन्स या वॉर के थ्रू नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। ए न्यू न्यूक्लियर डील, जो कि यूएसए यानी कि मिस्टर ट्रम्प बार बार बोलते हैं कि आप आइए हम डील साइन करते हैं कुछ, बट दिस डील इज़ वेरी हार्डर बिकॉज ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईरान के 3 विंग्स काम कर रहे हैं। गाज़ा में हमास ऑपरेट कर रहा है, नीचे हाउदी रेबल्स ऑपरेट कर रहे हैं, इसराइल के ऊपर लेबनान में हिजबुल्ला ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर इराक एंड सीरिया, यहाँ पर भी उसके कुछ फाइटर रेबल्स फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी रीजन में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है कि एक न्यू डील साइन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एंड देन देयर इज़ अ डीप डिस्ट्रस्ट, क्योंकि जब वो JCPOA जो पहले की डील थी उससे अमेरिका यूनिलैटरली बाहर हो गया था, उसके बाद से ये डीप मिसट्रस्ट बिल्ड हो चुका है बिटवीन ईरान एंड यूएसए, कि अगर न्यू डील साइन भी कर लें तो क्या यूएसए के प्रेसिडेंट बदलने के बाद नई गवर्नमेंट वहाँ उसको एग्री करेगी? ठीक है, और उसके बाद फिर इनका जो एटीट्यूड नॉर्थ कोरिया के लिए रहा कि ट्रम्प वहाँ पे बराबरी से बात कर रहे हैं, जिसने हमेशा डिसओबे किया इंटरनेशनल नॉर्म्स को न्यूक्लियर वेपन को लेके, उसके साथ आप बराबरी से बात कर रहे हो। बट ईरान जिसने डील साइन की थी, बराबरी से आपके साथ बात की, उसके साथ आपने और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए। तो यहाँ पे एक तो डीप मिसट्रस्ट है। स्टिल इट इज़ मोर अचीवेबल दैन अ कॉस्टली वॉर विद नो गारंटी सक्सेस। बट इवन ईरान को भी ये सोचना चाहिए कि ये डील फिर भी इस कॉस्टली वॉर से तो बेटर ही होगी। ओके, तो अब ये जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, हालांकि अभी तो टेम्परेरी सीज फायर हुआ है, बट अगर ये लड़ाई चली तो देयर वुड बी ग्रेटर रीजनल इंस्टेबिलिटी, देयर विल बी हायर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, एंड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अ लार्ज हार्डन्ड एंड रिडंडेंट सिस्टम, नॉट ए सिंगल टारगेट। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल टारगेट पे हिट करोगे और न्यूक्लियर रिएक्टर बर्बाद कर दोगे उनके। फॉर इसराइल एंड द यूएस ए क्लीन सर्जिकल स्ट्राइक इज़ ए डेंजरस इल्यूजन। अगर इसराइल ये सोच रहा है कि हम एक क्लीन सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह करेंगे और आ जाएंगे, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सा लार्ज और हार्ड सिस्टम है पूरा इनका तैयार।
सो अब वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास? वे फॉरवर्ड बस यही है कि डिप्लोमेसी के थ्रू ही इसे हैंडल किया जा सकता है। मल्टीलैटरल प्रेशर बनाया जा सकता है ईरान पे, जो कि उन्होंने बनाया सैंक्शंस के थ्रू, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, ट्रेड सैंक्शंस लगाए, केयरफुल वेरिफिकेशन बाय IAEA, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डेटरेंस। अब वो इजराइल के ऊपर है कि इस बार आपका आयरन डोम फेल हो गया है तो आप स्ट्रॉन्ग डेटरेंस बना के चलिए, ताकि कल को अगर लड़ाई हो तो फिर आप बेटर सेफगार्ड कर सको खुद को। ओके, ये कंक्लूजन एज इट इज, ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट ओनली टेक्निकली एडवांस बट ऑल्सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग टू सर्वाइव द मिलिट्री अटैक, बिकॉज दे न्यू इट कि कभी ना कभी हिट करेंगे ये हमारी साइड्स पे। द की लेसन फॉर लास्ट 20 years of Middle East policy is this: wars are easy to begin but very hard to finish, and if the current attack grow into a full war, the damage from failure would be disastrous. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि क्यों मिलिट्री स्ट्राइक इज़ नॉट अ सॉल्यूशन अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी। ओके, सो ये आर्टिकल इन्होंने लिखा था। सेकेंड आर्टिकल इज़ विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशियन कंट्रीज़, क्योंकि हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनके बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत कम हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ रह गई थी इसमें, सॉरी, वाई इसराइल सीक US सपोर्ट अगेंस्ट ईरान, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के वेपन्स, स्पेशली MOP क्लास बंकर बस्टर्स जो चाहिए, वो सिर्फ USA के पास है, इसराइल के पास नहीं है। हालांकि ट्रंप ने एक बार को कहा था कि हम एक्सेस दे सकते हैं इसराइल को, 2020 में टॉक्स भी शुरू हुई थी इनकी, लेकिन कोई ऑफिशियल ट्रांसफ़र नहीं हुआ इन क्लास बंकर बस्टर्स का। Okay, now challenges of a military operation against Iran. Just a second. Now what are the challenges अगर हम मिलिट्री रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करते हो अगेंस्ट द ईरान? तो इसके बहुत सारे हैं। पहला, रीजनल एयर स्पेस एक्सेस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कई कंट्रीज़ हैं जो मना कर सकती हैं कि हम अपना एयर स्पेस एक्सेस अलाउ नहीं करेंगे, जैसे कल रात को UAE ने कर दिया था जब ईरान ने स्ट्राइक्स की USA के बेस पर। ओके, देन रिस्किंग दी सॉवरेनिटी वायलेशन। तो यहाँ पर जो बहरीन है उसका यही कहना है कि यार आपने USA एयर बेस पर स्ट्राइक किया, बट किया तो हमारी टेरिटरी पे, तो आपने सॉवरेनिटी का वायलेशन किया है। और बहरीन ने जवाब भी दिया कि वी होल्ड द राइट टू रिस्पॉन्ड। अब बहरीन क्या कर लेगा ईरान के सामने वो देखना होगा, ठीक है। लाइक इराक, सऊदी अरेबिया तो नहीं आया पिक्चर में अभी, UAE, बहरीन एंड कतर, इन तीनों जगह पर कल USA बेस पर स्ट्राइक किया है ईरान ने, तो ये सॉवरेनिटी का वायलेशन है उनकी। इट कुड ट्रिगर ए वाइडर रीजनल वॉर। अब वाइडर रीजनल वॉर क्यों ट्रिगर कर सकता है? क्योंकि सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि ईरान डिस्ट्रॉय हो, बिकॉज ईरान इज़ अ शिया कंट्री एंड सऊदी अरेबिया इज़ ए सुन्नी मुस्लिम कंट्री, और इन दोनों में हमेशा से वॉर चलती रहती है फॉर द लीडरशिप ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। Iran could retaliate through its proxies such as Hezbollah in Lebanon, through its militias in Iraq and Syria, which are fighting against the ISIS. और ISIS क्यों ईरान के अगेंस्ट है? क्योंकि ISIS is again a Sunni led militias, okay, और शिया led militias अटैक करते रहते हैं सुन्नीस के अगेंस्ट। देन हाउदी रेबल्स इन यमन, और यहीं पे एक और ऐड कर लो, हमास, जो कि आपका गाज़ा में काम कर रहा है, हालांकि अभी तो ये उसमें जा चुका है, अभी तो डिस्ट्रॉय कर चुका है इसराइल इसको काफ़ी हद तक। देन डायरेक्ट अटैक्स ऑन इसराइल एंड अमेरिकन एसेट्स इन द गल्फ आर ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज़ उनके नेवल एसेट्स ये पर्शियन गल्फ में। ईरान वार्निंग और रिटेलिएशन कैपेबिलिटी को देखें तो ईरान झुकने वाला नहीं है और वो झुका भी नहीं है। ईरान हैज़ वार्नड ऑफ ए क्रशिंग रिस्पॉन्स टू एनी अटैक ऑन इट्स न्यूक्लियर साइट, और उसने किया भी, क्योंकि US के बेस पर अटैक करना आसान नहीं है, बट उसने कल रात को किया, 6 मिसाइलें हिट की उसने वहाँ पर। ओके, तो एक क्लियर मैसेज दिया है ईरान ने दैट ईरान विल रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू एनी इजरायली स्ट्राइक और इवन दी USA स्ट्राइक। तो यहाँ पर ये तो है कि ये वन साइडेड नहीं हो सकता, रिटेलिएशन कैपेबिलिटी है ईरान के पास अच्छी खासी। नो, वाई डिप्लोमेसी इज़ द ओनली रियल सॉल्यूशन? बिकॉज अगर ये वॉर रीजनल लेवल पे स्प्रेड हो गई तो इट विल डिसरप्ट द ग्लोबल ऑयल सप्लाईज, स्पेशली इंडिया जो अपना 85% इम्पोर्ट करता है। ओके, दूसरा, इट कैन डीस्टेबलाइज द फ्रेजाइल स्टेट्स जैसे कि इराक अभी भी फ्रेजाइल है, लिबिया अभी भी फ्रेजाइल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद सीरिया, वहाँ से बशर अल असद जा चुका है और सीरिया भी अभी थोड़ा एनार्की की तरफ ही जा रहा है, तो इन फ्रेजाइल स्टेट्स को ये और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। इट कैन ड्रैग द US एंड इट्स अलाइज दैट इज़ नाटो इनटू अ लॉन्ग अनसर्टेन कन्फ्लिक्ट लाइकली टू फेल टू मीट इट्स मेन गोल। अब मेन गोल क्या है? न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना, तो वो तो फेल होता दिख रहा है, हमने ऊपर देख लिया, ठीक है, हिट करना आसान नहीं है उन साइट्स को।
नेक्स्ट, डिप्लोमेसी दो इम्परफेक्ट रिमेन्स द ओनली वायबल लॉन्ग टर्म ऑप्शन। ये थी वो 2015 की JCPOA डील विच हैज़ लिमिटेड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, दैट इज़ कि हम लोग एनरिचमेंट नहीं करेंगे हद से ज़्यादा, वेपन ग्रेड तक नहीं जाएंगे, और हम इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अलाउ करेंगे अपनी न्यूक्लियर साइट्स, दैट इज़ ऑल दिस फोर्डोस एंड ऑल, वहाँ पर IAEA आके इंस्पेक्ट कर सकता है। ये दोनों प्रोविजंस थे, ईरान ने माने भी थे, लेकिन फिर ट्रंप आता है, उसको मस्ती चढ़ती है 2018 में और वो इसको कैंसिल कर देता है। ओके, और जब इसने कैंसिल किया तो ईरान को लगा नहीं, ये बराबरी से बात करने वाले लोग नहीं हैं, तो उसके बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर यूरेनियम स्टॉक पाइल बढ़ाना शुरू किया टू ऑलमोस्ट 30 टाइम्स दी अलाउड लिमिट। इस डील में जितनी लिमिट अलाउ की गई थी उससे 30 टाइम्स ज़्यादा यूरेनियम स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया। देन इट हैज़ रेज द एनरिचमेंट लेवल अप टू 60%। एनरिचमेंट बढ़ाता चला गया। अब यूएसए जो नई न्यू डील ऑफर कर रहा है उसमें यही कह रहा है कि आप ये एनरिचमेंट खुद से नहीं करेंगे, आप चाहो तो एनरिच यूरेनियम इंपोर्ट कर सकते हो फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड रिड्यूस कॉपरेशन विद द IAEA। तो ये जो तीनों स्टेप ईरान ने लिए, क्यों लिए? क्योंकि यहाँ से यूएसए यूनिलेटरली इस डील से निकल गया था, अदरवाइज उसने 2015 में सारी कंडीशंस मान ली थी। ओके, तो ये जो इतना बड़ा जो इशू हुआ है ये सिर्फ ट्रंप की नैरो माइंडेडनेस की वजह से हुआ है, अदरवाइज ये डील अगर एज इट इज़ चलती रहती तो कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, सो दिस वॉज द आर्टिकल। अब हम लोग चलते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल, दैट इज़ साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया एक कंट्री मानी जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारा पूरा जो सार्क कंट्रीज़ हैं, लेकिन आपस में जो ट्रेड है वो बहुत कम है, जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत पुअर है। ओके, सो साउथ एशिया इज़ अमंग्स द लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन्स ग्लोबली। साफ्टा साइन किया हमने अपना FTA वगैरह, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में, उसके बाद भी सिर्फ 5 to 7% ऑफ टोटल इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग आपस में करते हैं। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हम लोग आपस में बहुत कम ट्रेड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि जितना हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। द परसेंटेज इज लोएस्ट कंपेयर टू द अदर मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक सच एज यूरोपियन यूनियन, ये आपस में ही ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट अपने टोटल ट्रेड का 45%। आसियान अपने आपस में ट्रेड कर रहा है 22%, ठीक है। नॉर्थ अंटार्कटिक, दैट इज़ आपका कनाडा, USA, मैक्सिको, इवन दे आर डूइंग 25% ऑफ देयर टोटल ट्रेड विद इन दैमसेल्फ। ओके, बट सार्क का अगर आप देखेंगे तो हमारा ट्रेड बहुत कम है, जस्ट $23 बिलियन, मच लोअर देन द एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ $67 बिलियन। जबकि यहाँ पे एक स्टडी बताती है कि साउथ एशिया का ट्रेड पोटेंशियल इज़ एज हाई एज $172 बिलियन बाय 2020। दैट मीन्स कि अभी भी 86% जो हमारा ट्रेड पोटेंशियल है आपस में वो अनटैप्ड है। अनटैप्ड होने का सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तान, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान की अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे ना, अफ़गानिस्तान, अब इसके साथ हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो है नहीं क्योंकि POK पाकिस्तान के कब्ज़े में, उससे हमारी थोड़ी सी बॉर्डर शेयर होती थी अफ़गानिस्तान से, बट अब वो नहीं होती। अब पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ से ट्रेड करने नहीं देता आसानी से। अदरवाइज़ आपको याद होगा एक तापी पाइपलाइन जैसा कंसेप्ट आया था, तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, एक पाइपलाइन डालेंगे। उसके बाद ईरान से IPI पाइपलाइन की बात की थी, ईरान, पाकिस्तान और फिर इंडिया। ये सब ट्रेड बूस्ट करने के तरीके थे। और यहाँ से जो पाइपलाइन पास होगी उसकी फ़ीस भी मिल रही है पाकिस्तान को, सब कुछ मिल रहा है। अफ़गानिस्तान में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स यहाँ ग्रो होते हैं, ये सब कुछ होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टेंडेंसी ऑफ पाकिस्तान कभी ये ट्रेड उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाया। साउथ एशिया विद 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ कंबाइंड GDP ऑफ $5 ट्रिलियन, ठीक है, कंबाइंड GDP $5 ट्रिलियन है, और जबकि EU की देखेंगे आप 18 ट्रिलियन है, और पॉपुलेशन कितनी है, जस्ट 5.8% वर्ल्ड पॉपुलेशन, जबकि हमारे कितनी है, 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे पास है, ठीक है। नाफ्टा का देख लीजिए तो उनका भी आपस में जो कंबाइंड GDP है दैट इज़ $24 ट्रिलियन। इंट्रा रीजनल ट्रेड देखिए यहाँ पे कि हमारे टोटल ट्रेड का साउथ एशिया वाले कितना कर रहे हैं आपस में, जस्ट 5-7%, जबकि पॉपुलेशन कितनी सारी लेके बैठे हो, 25%, GDP कितनी है, ट्रिलियंस। ओके, यूरोपियन यूनियन में देखिए सिर्फ 5.8% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, लेकिन इंटर रीजनल ट्रेड 45% आपस में ही कर रहे हैं, ठीक है। और इकॉनमी को कितना बेनिफिट मिला, $18 ट्रिलियन की इकॉनमी है इन लोगों की। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जब तक हम इस इंट्रा रीजनल ट्रेड को नहीं बढ़ाएंगे तब तक कोई भी कंट्री इस रीजन में प्रॉस्पर नहीं हो सकती।
रीजंस क्या हैं? पहला, हाई कॉस्ट एंड पॉलिटिकल बैरियर्स। डेस्पाइट साइनिंग दिस FTA, trading with neighbor is not truly free due to फर्स्ट इज इनएफिशिएंट ट्रेड मैकेनिज्म। जैसे हमारे यहाँ से ट्रक्स जाएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर पर अनलोड होंगे, फिर पाकिस्तान अपने ट्रक्स में सामान डालेगा, फिर अफगानिस्तान बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे फिर ट्रक अनलोड होंगे, फिर अफगानिस्तान वाले अपने ट्रक्स में डाल के आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इतना डिले करोगे तो लोडिंग अनलोडिंग बार बार करोगे, टाइम भी ख़राब करोगे, साथ में कॉस्ट भी लगाओगे लेबर की। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट अल्टीमेटली होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ये इनएफिशिएंट ट्रेड मैकेनिज्म को ओवरकम करना ज़रूरी है। अनस्टेबल पॉलिटिकल रिलेशन, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान को ट्रस्ट करता है, ना ही पाकिस्तान इंडिया को ट्रस्ट करता है। एंड हाई कॉस्ट ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड, दैट इज़ 114% ऑफ गुड्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप बार बार जगह जगह पे बॉर्डर चेक्स पर लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, ट्रक्स चेंज कर रहे हो, लेबर यूज़ कर रहे हो सामान इधर उधर करने में, तो आपने जो गुड की एग्जैक्ट वैल्यू थी उससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ा दी, ये बेवजह की चीज़ें ऐड कर करके। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि सब दोनों एक दूसरे भरोसा नहीं करते। कहीं इंडिया वेपन्स तो नहीं भेज रहा बलूचिस्तान रेबल्स को, ठीक है, कहीं इन ट्रक्स के थ्रू अफगानिस्तान से टेररिस्ट तो एंटर नहीं कर रहे पाकिस्तान में। इस तरह का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उस वजह से ये चीज़ें होती हैं। चलो कंपैरिजन, ट्रेड कॉस्ट बिटवीन साउथ एशिया एंड US इज़ 109% डिस्पाइट द लॉन्गर डिस्टेंस। अगर आप साउथ एशिया से US से जाना है आपको तो वो सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू कि हमें सिर्फ इंडिया से अफगानिस्तान जाना हो। ठीक है, तो ये शो करता है कि ट्रेड बैरियर्स कितने ज़्यादा हैं। ट्रेडिंग विद पाकिस्तान इज़ 20% मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिया दैन ट्रेडिंग विद ब्राज़ील, जो कि बहुत दूर है यहाँ से। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हमारा पूरा जो ट्रांसपोर्ट है काफ़ी इनएफिशिएंट है। एंड दिस हाई कॉस्ट डिस्करेज द रीजनल वैल्यू चेन्स डिस्पाइट जियोग्राफिकल क्लोजनेस। क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं पाया कि चलो एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं, इसकी स्क्रीन वगैरह, ठीक है, स्क्रीन वगैरह वियतनाम में बन गई, श्रीलंका में आया, इसका हेडफोन वगैरह बन गया श्रीलंका में, इंडिया में आया, यहाँ पे आके पूरा असेंबल हो गया। ठीक है, पाकिस्तान में चले गए तो वहाँ जाके इनका बैक एंड ऑफिस बना दिया। तो इस तरह की रीजनल चेन बन ही नहीं पाई कभी, ओके, जबकि जियोग्राफिकली इतने क्लोज हैं एक दूसरे के। ASEAN's intra-regional trade costs are 40% lower than SAARC at 76%। अब आसियान आपस में जब ट्रेड करता है उनकी कॉस्ट 40% लोअर है, जबकि हमारे आपस में ट्रेड करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी हमने बांग्लादेश पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है रिसेंटली ट्रेड को लेकर। ओके, तो ये जो मेन हर्डल्स हैं इन पे एक नज़र डाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, आप खुद से रीड कर लेंगे। लो इंट्रा रीजनल ट्रेड, अनटैप्ड पोटेंशियल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, कन्फ्लिक्ट अमंग सार्क मेंबर्स एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। बस यही मेन हर्डल्स हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सार्क कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड क्यों नहीं बढ़ पा रहा है आज तक, तो उसके ये 5 रीजन्स हैं। ठीक है, इनका इम्पैक्ट और इनका सजेस्टेड एक्शन कि हमें इसकी क्या करने की ज़रूरत है। बस ये 5 इश्यूज़ हो गए, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फिर इनके लिए क्या सोल्यूशन लेना है, बस इतना ही जानना है आपको। कंक्लूजन, साउथ एशियाज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिमेन्स वीक ड्यू टू डीप रूटेड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, ट्रस्ट डेफिसिट एंड हाई ट्रेड कॉस्ट despite significant untapped potential. The region's low intra-regional trade limits the growth and stability, underscoring the urgent need for political reconciliation and stronger regional cooperation. And only by overcoming these barriers can South Asia fully harness its economic and security potential for lasting prosperity. क्लियर? लेकिन इंडिया का स्टैंड काफ़ी क्लियर है इस चीज़ को लेकर कि हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ टेररिज्म पर और पीओके पर, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान से, ना ट्रेड पर होगी, ना इंडस वाटर ट्रीटी पर होगी। ओके, तो ये एटीट्यूड जब तक है तो फिर ये सारे चैलेंजेस ओवरकम करना पॉसिबल नहीं है। चलो आगे चलें, ये सब हमारे काम का नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। और ना ही हमें पाकिस्तान का रोल जानना है यूएस वेस्ट एशिया के कैलकुलेशन में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना सिर्फ एक टर्म है कॉल्ड एज थर्स्ट वेव। ये थर्स्ट वेव ना, दिस इज़ नथिंग बट जैसे अगर आपका ग्राउंड वाटर है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जितनी भी एयर है, ठीक है, अगर ये और ज़्यादा थर्स्टी हो जाए तो फिर क्या होगा कि ग्राउंड वाटर से इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ओके, और उसी को कंसेप्ट दिया गया है थर्स्ट वेव। द एयर इटसेल्फ हैज़ बिकम मोर थर्स्टी मेंट मोर वाटर इज़ कमिंग ऑफ द लैंड। तो यहाँ से जो इवेपोरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी को थर्स्ट वेव कहा गया है, टू डिनोट 3 और 4 कंटिन्यूअस डेज ऑफ इंटेंस इवेपोरेटिव डिमांड।
वाइल हीट वेव्स आर कॉज्ड बाय पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड विंड पैटर्न्स, हीट वेव हम लोग जानते हैं, लेकिन जो थर्स्ट वेव होती है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सोलार रेडिएशन एंड विंड स्पीड, यानी कि ग्राउंड वाटर से आपका जो इवेपोरेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी को कहा जाता है थर्स्ट वेव। एससीओ पे शॉर्ट नोट में आपको कई बार दे चुका हूँ, इसको आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे मीटिंग शुरू हो रही है, इस पे से क्या निकल के आता है वो हम जान लेंगे। इसके 10 मेंबर्स हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और बेलारूस को रशिया ने पुश किया रिसेंटली, और जो 4 हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो। ओके, इस पर हम दोबारा बात करेंगे, एक बार ये मीटिंग हो जाए, इसमें से अगर कुछ निकल के आएगा तो वी विल टॉक अबाउट इट। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मैंने कल भी बात की थी, यहाँ पे हमेशा से 2 चीज़ें चलती रहती हैं कि यहाँ की जो कंट्रीज़ है वो कहती हैं, एक तो वो कश्मीर इशू, खासकर टर्की पाकिस्तान का साथ देता है इसमें हमेशा, और दूसरा कि इंडिया में मुस्लिम्स की कंडीशन बहुत बुरी है, दे आर कंसिडर्ड एज अ सेकंड क्लास सिटीजन। तो इंडिया हमेशा इसको कंडेम करता रहता है कि ओआईसी ठीक नहीं कर रहा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बहुत पहले का, जब ईरान ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया था कश्मीर पर इंडिया की मदद से, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन पास होगा वो कंसेंसस से पास होता है, ना कि मेजॉरिटी से। ओके, और यहाँ पे अभी भी इशू वही है कि टर्की का कहना है देयर इज सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ओके, तो ओआईसी पे शॉर्ट नोट मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, आपको पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट में प्रीलिम्स के लिए मत छोड़ो ये सब, ये कोई ना कोई एक आध बॉडी पे क्वेश्चन आता है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना ये सब। डेडलाइन फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम का मिक्स करके हम लोग लेके आए, इसके सारे फीचर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट के बेशर में देखिए कि ये लोग जो रिटायर हो चुके हैं रेलवे से, उनको हायर कर रहे हैं ऑन दी वॉलेंट्री बेसिस, जबकि इनको ज़रूरत क्या है, इनको एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत है, इनको न्यू रिक्रूट्स करने की ज़रूरत है। इवन ट्रेड यूनियंस भी इनको कह रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप रिटायर्ड लोगों को जॉब दे रहे हो और यूथ को पकौड़े तलने जैसी बातें करते हो। ओके, दैट्स द रीज़न आई हेट दिस गवर्नमेंट एंड दिस मिस्टर मोदी। ओके, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी की लाइफ ख़राब की है तो वो यंगस्टर्स की। ये एज लिमिट बढ़ाते चले गए, 60 से 62 करने लगे, 62 से 65 करने लगे। देखिए ये सब उस देश में होता है जहाँ पर रिटायर्ड स्टाफ को दोबारा हायर करना हो या एज लिमिट बढ़ानी हो रिटायरमेंट की, ये उन देश में होता है जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड ना हो, यंग की पॉपुलेशन कम हो। हमारे यहाँ यंगस्टर्स की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जॉब्स ऑलरेडी कम है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि पुरानों को हायर कर लेते हैं वॉलंटरी बेसिस पर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि सैलरी उतनी नहीं देनी पड़ेगी, कम दे लेंगे, और उधर से पेंशन का खर्चा भी बचेगा जो पेंशन ये लोग अभी ले रहे हैं। तो बहुत बेशर्म सरकार है, चाहे आप उसको कितनी भी तारीफ़ कर लें, ये सब मीडिया की वजह से चल रहा है। एनीवे, इंडियाज़ प्राइवेट सेक्टर स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज, खासकर स्पेस के रिस्पेक्ट में। स्पेस में सबसे प्रॉमिसिंग चीज़ जो निकल के आ रही है वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस इज 3 स्टेज व्हीकल टू लॉन्च सैटेलाइट्स दैट वेट लेस दैन 500 kg इनटू लियो। ओके, तो इस पर वर्क चल रहा है और ये लॉन्च व्हीकल प्राइवेट वालों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। देन हमने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था इस पर 3 ईयर बार एक्सपीरियंस रूल फॉर जज एग्ज़ाम ट्रिगर अ कंसर्न। तो ये मैंने आपको बताया, ये करते करते इंसान की एज 28 हो जानी है, जो कि कई बार वो 21-22 में बन जाता है। ओके, और फिर मैंने आपको एक रियलिटी चेक भी कराया था मिस्टर संजय झा की दोनों बेटियों का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल गई। ओके, तो ये टॉपिक हम तैयार कर चुके हैं ऑलरेडी, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। इंडिया आसियान ट्रेड डील, इंडिया आसियान ट्रेड डील स्पेशली गुड्स में, ये हमारे लिए बहुत लॉस का सौदा बन के आया। पाम ऑयल और इस तरह की चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए और ट्रेड डेफिसिट जो था वो बढ़ता चला गया। तो फिर सरकार ने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ इसको रीनेगोशिएट कीजिए। तो इन लोगों ने जैसे तैसे एग्री किया कि चलो रीनेगोशिएट कर लेते हैं, लेकिन अभी तक 9 मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर पाए, क्योंकि ये साइन हुआ था 2009 में। इंडिया ने ओपन कर दिया था 71% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस टू आसियान कंट्रीज़, लेकिन इन्होंने उतना ज़्यादा ओपन नहीं किया। इंडोनेशिया ने ओपन किया जस्ट 41% प्रोडक्ट्स को टैरिफ हटा के, वियतनाम ने 66 एंड थाईलैंड ने 67। तो यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े जरूर आसियान को, ऑलमोस्ट डबल हुए, लेकिन इम्पोर्ट्स जो थे वो ट्रिपल हो गए। ओके, तो इसमें रीनेगोशिएशन चल रहे हैं, जब भी हो पाएगा। हॉर्मुज ब्लॉक में बेनिफिट इंडियन रिफाइनर्स, अब यहाँ पे ईरान के पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हॉर्मुज को ब्लॉक कर देते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। तो इंडिया के रिफाइनर्स सोच रहे हैं चलो इससे तो हमें फ़ायदा होगा। यूरोपियन यूनियन वगैरह को जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल इस तरह की ज़रूरत होती है वो इंडियन रिफाइनर से लेगा। अब जाना कहाँ से पड़ेगा, वही केप ऑफ गुड होप से घूम के। और हमारे पास कहाँ से आ रहा है ऑयल, हमारे पास रशिया से आ रहा है और यहाँ पर USA से आ रहा है।
ये एक पॉइंट है जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए या एटलीस्ट याद रख लीजिए, दैट इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। क्योंकि हमने क्या बात की थी, जब नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात की थी तो हमने तरह तरह के हाइड्रोजन की बात की थी, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ओके, ग्रे हाइड्रोजन एंड ऑल दिस। और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात आ रही है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो कहाँ से आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी से। लेकिन अभी भी देखिए ये ऑफ ग्रिड है, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज आता है रिन्यूएबल एनर्जी में कि इसको ग्रिड से कनेक्ट कैसे करें, इसको स्टोर कहाँ करें। तो अडानी ग्रुप हैज़ कमीशन इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन कच्छ, गुजरात। ये सिर्फ एक फॉर्डर पॉइंट की तरह आपको काम आएगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज़ की है पावर विच इज़ प्रोड्यूस बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसीलिए हम इसको ग्रीन कह रहे हैं। अगर कोल के थ्रू प्रोड्यूस की गई पावर यूज़ की होती तो ग्रे हाइड्रोजन कहलाता। ओके, हालांकि इसको अभी तक हम मेन इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्ट नहीं किया है, इट इज़ स्टिल ऑफ ग्रिड। यहाँ पे एलडीआर रेशियो, तो ये बैंकों को बोला जाता है कि आप लोन टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ाना है हमें, ठीक है। तो ये सब हम लोग इकोनॉमी में बात कर चुके हैं इसकी। सेकंड इज ईरान पार्लियामेंट टेक्स अ बिल टू एंड टाइज विद IAEA, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब IAEA न्यूट्रल नहीं रह गया, इट हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल टूल इन हैंड्स ऑफ USA। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें के शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं जो आपके पास ऑलरेडी होंगे, IAEA और दूसरा एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आफ्टर नोबेल नॉमिनेशन पाकिस्तान स्लैम्ड ट्रंप। अब पहले तो आपने नॉमिनेट कर दिया, फिर ट्रंप ने अटैक किया, यहाँ पर बॉम्बिंग की ईरान की, अब वो स्लैम कर रहे हैं कि ट्रंप साहब आपने ये ठीक नहीं किया। बांग्लादेशी फॉर्मर पोल पैनल चीफ हेल्ड फॉर रिगिंग इलेक्शन। अब ये चीज़ें ना इंडिया में भी हो रही हैं, इलेक्शन रिग हो रहे हैं यहाँ पे। हमने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में देखा, हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा, और अब जनता इसको कूट रही है इस आदमी को पकड़ के जो उस टाइम चीफ था, ठीक है। तो यही इंडिया में भी होगा एक दिन। अर्लियर इन द डे 77 ईयर ओल्ड हु ओवरसॉ द इलेक्शंस ऑफ 14, 18 एंड 24 वॉज असॉल्टेड बाय अ मॉब आउटसाइड उत्तर रेसिडेंस। ओके, सो जो आज सरकार के साथ बैठ के मिसयूज़ कर रहे हैं पावर का, सबका नंबर आएगा। USA टू स्क्रीन सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन। जब मैंने आपका साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह डिस्कस किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे USA ने वीज़ा अप्रूवल स्लो कर दिया है, क्योंकि वो स्क्रीन करना चाहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट कि आप किस तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप US यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे भी और पैलेस्टीन के सपोर्ट में आप इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप USA के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करेंगे और उन्हीं की टेरिटरी में रहेंगे। तो इस चीज़ के अगेंस्ट सोशल मीडिया अकाउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है आपकी आइडियोलॉजी दिखाने के लिए। इसे मत जाइए, इसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं है जो UPSC आपसे पूछेगा, बाकी वो रिसर्च वगैरह के लिए ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।